Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the asthma, ठीक है, which is the type of the obstructive lung diseases. ठीक है, सबसे पहले जब अस्थमा का हमारे पास पेशेंट आता है ना, ठीक है, प्रेजेंट करता है पेशेंट, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, डेफिनेशन में ही हम प्रॉपरली उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, देखो अस्थमा में हमारे पास ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है. सही है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है विद यूसिनोफिल्स एंड आईजी एंटीबॉडी. ठीक है, फिर इसमें हमें जो है ना इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकियोस्पैज़म नज़र आ रहा होता है. ठीक है, मतलब इंटरमिटेंट एपिसोड्स का मतलब ये होता है कि पेशेंट्स को जो है ना ब्रोंकियोस्पैज़म होता है, लेकिन ये वो इस तरह का ब्रोंकियोस्पैज़म नहीं होता कि वो हमेशा के लिए लास्ट कर रहा होता है. ठीक है, मतलब अस्थमा का अटैक उसको कुछ टाइम के लिए आता है, फिर वो घंटे डेढ़ घंटे में ठीक हो जाता है. ठीक है, कोई ड्रग्स बंदा ले लेता है, इसके अलावा साल्ब्यूटामॉल वगैरह बाकी और ड्रग्स होती हैं वो ले लेता है. ठीक है, तो उससे वो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है विद यूसिनोफिल एंड आईजीई एंटीबॉडी. ठीक है, फिर इसके बाद इंटरमिटेंट ब्रोंकियोस्पैज़म होता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास रीअकरेंट एपिसोड्स होते हैं. ठीक है, रीअकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग. ठीक है, अब जो ये वीजिंग्स वगैरह होती हैं, वीजिंग्स कैसे कहते हैं, मतलब बंदा जब सांस ले रहा होता है तो सीटी की आवाज़ आ रही होती है. ठीक है, फिर इसके बाद उसको सांस लेने में मसला आता है, ब्रीथलेसनेस होता है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट वगैरह होता है, खांसी वगैरह आ रही होती है. ठीक है, और उसके मेनली जो अस्थमा के वो सिम्टम्स आते हैं ना, अस्थमा का जो अटैक है ना, मेनली या तो रात के वक्त आता है या तो अर्ली इन द मॉर्निंग आता है. ठीक है, तो मैं दोबारा डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है विद यूसिनोफिल्स एंड आईजी एंटीबॉडी. ठीक है, फिर इंटरमिटेंट जो है वो ब्रोंकियोस्पैज़म होता है. फिर रीअकरेंट, ठीक है, रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, कफ. ठीक है, एंड नाइट में या तो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है. ठीक है, फिर इसके बाद हॉलमार्क देखते हैं. ठीक है, हॉलमार्क में हमें जो है ना ये रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है. ठीक है, रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये सिम्टम्स इसके कुछ टाइम के लिए लास्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको अस्थमा का अटैक आ गया. ठीक है, तो वो अगर अगर बहुत सवेयर कंडीशन नहीं है ना, तो वो जो अस्थमा का अटैक होगा कुछ मिनट्स के लिए लास्ट करेगा. ठीक है, 30-40 मिनट्स के लिए लास्ट करेगा, फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की तरफ चला जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद दोबारा अटैक आ सकता है, कुछ दिन बाद दोबारा अटैक आ सकता है, तो डिपेंड कर रहा होता है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना, मैंने बता दी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें यूसिनोफिल्स एंड आईजी एंटीबॉडीज़ जो है हमें नज़र आ रही होती हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्मूथ मसल्स जो हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है. ठीक है, और म्यूकस सिक्रेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं. मैं प्रॉपर आपको डायग्राम दिखा दूंगा जो रॉबिन्स में बनी हुई है ना, तो उससे बहुत ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा. अभी दिखा देता हूँ. ठीक है, फिर इसको जब हम मॉर्फोलॉजी करेंगे तो उसमें भी प्रॉपरली दिखा दूंगा. जैसे कि नॉर्मल हमारे पास एयरवे की वो है. ठीक है, वॉल है. ठीक है, तो उसमें हमें ये देखो एपिथेलियम होता है, नॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मतलब नॉर्मल एयरवे में म्यूकस की लेयर होती है, लेकिन वो बहुत पतली लेयर होती है. इसके अलावा एपिथेलियम हो गया, लैमिना प्रोप्रिया हो गया, मस्कुलर लेयर हो गई. ठीक है, इसके अलावा ग्लैंडुलर लेयर हो गई, कार्टिलेज की लेयर होती है. ठीक है, ये नॉर्मल है. ठीक है, लेकिन जब हमारे पास अस्थमा होता है ना, तो मैंने कहा म्यूकस सिक्रीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो म्यूकस लेयर बहुत ज़्यादा हो गई है, म्यूकस हाइपर सिक्रीशंस हो गई हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास मैक्रोफेजेस हो, ये चीज़ें आ जाती हैं. स्मूथ मसल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया हो जाता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन यहाँ से डायग्राम से भी आपको देख लिया, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी. ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस पे. ठीक है, पैथोजेनेसिस में मेनली यहाँ पे हमें नज़र आता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है, अब जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना, इसको हम प्रॉपरली इम्यूनोलॉजी की वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, इम्यूनोलॉजी की पार्ट 8 है वीडियो. ठीक है, उसमें आप देख लेना, तो उसमें आपको सारी हाइपर सेंसिटिविटी प्रॉपरली एक्सप्लेन मिलेगी. ठीक है, लेकिन यहाँ हम ऊपर ऊपर से कर लेते हैं जितना यहाँ पे सफिशेंट है. ठीक है, अच्छा तो अस्थमा में हमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी नज़र आती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटीजन बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर हुआ है. ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ है. अब एंटीजन किसी टाइप का भी हो सकता है, किसी को पोलन से मसला हो सकता है, मतलब किसी को पोलन से एलर्जी होती है, किसी को जो है वो डस्ट एलर्जी होती है. इसके अलावा कुछ लोगों को सीजनल जो है वो एलर्जीज होती हैं, सीजनल अस्थमा हो सकता है. ठीक है, सर्दियों में होता है, कुछ लोगों को स्प्रिंग्स में होता है. ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों को ड्रग रिलेटेड अस्थमा भी हो सकता है, जो हम लोग टाइप्स में कर लेंगे. ठीक है,
जैसे कि कुछ लोगों को एस्पिरिन से जो है वो एस्थमेटिक अटैक हो सकता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल एंटीजन बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि हेल्पर टी सेल जो H1 होता है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अब H1 जो होता है H2 को एक्टिवेट करता है। अब H2 जो होता है वो हमारे पास 3 इंटरल्यूकिन को एक्टिवेट करता है, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13। अब इंटरल्यूकिन 4 जो है वो हमारे पास क्या करता है, IgE एंटीबॉडीज़ बनवाता है, ठीक है, इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 5 जो है वो यूसिनोफिल्स जो है उनकी रिलीज़ को इंक्रीज़ करा देता है, और इंटरल्यूकिन 13 जो होता है वो हमारे पास म्यूकस की सिक्रेशंस को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो IgE एंटीबॉडीज होती है ना, जो इंटरल्यूकिन 4 की वजह से सिक्रेशन हुई होती है जिसकी, तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट मीडिएटर्स का लेवल इंक्रीज़ करा देता है, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, इसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स, C4D4 एंड E4 वगैरह हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास अर्ली फेज़ ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है, अर्ली फेज़ ऑफ द एस्थमा होता है, जिसमें हमें ब्रोंकियोस्पैज़म नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है वो म्यूकस प्रोडक्शंस जो होती हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, इसके अलावा वेज़ोडाइलेटेशन नज़र आती हैं ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। तो ये अर्ली फेज़ हो गया कि हमें ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन नज़र आ रही है, वेज़ोडाइलेटेशन नज़र आ रही है, और म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरल्यूकिन 5 की वजह से यूसिनोफिल्स का लेवल जो ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, तो वो कैसे ये प्रोसेस होता है कि हमारे पास लेट फेज़ में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। अब डिफरेंट साइटोकाइंस की वजह से हमारे पास यूसिनोफिल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और ये साइकिल चलती रहती है। अब यूसिनोफिल्स की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, फिर दोबारा कीमोकाइंस बनेंगे, कीमोकाइंस की वजह से हमारे पास जो है दोबारा यूसिनोफिल्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास लेट फेज़ में यूसिनोफिल्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें आता है रिमॉडलिंग, ठीक है, एयरवे रिमॉडलिंग भी होती है हमारी पैथोजेनेसिस ऑफ दी एस्थमा में। अब एयरवे की रिमॉडलिंग में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो वो होता है, वॉल होती है, उसकी थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इससे सीक्वेंस में जाते हैं, ठीक है। जैसे अब वॉल है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वॉल है, ठीक है, तो वॉल की थिकनेस जो है वो हमारे पास वो हो जाएगी, मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, हाँ, थिकनिंग हो जाएगी एयर की, ये एयरवे की वॉल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, नेक्स्ट हमें लेयर नज़र आती है यहाँ पे सब एपिथेलियम, मतलब एपिथेलियम के नीचे जो लेयर होती है ना, तो वहाँ पे हमें फाइब्रोसिस नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो ग्लैंड्स होते हैं ना, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। इसके अलावा जो सब म्यूकोजा होता है उसमें हमें पता है ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उसकी वास्कुलैरिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो ये हमारे पास है एयरवे रिमॉडलिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने पैथोजेनेसिस में क्या पढ़ा है, पैथोजेनेसिस में एक हम लोगों ने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने जो है वो अर्ली फेज़ पढ़ा था और लेट फेज़ पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो एयरवे रिमॉडलिंग के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमारे पास मेनली 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो मैं सारी की सारी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गई पैथोजेनेसिस। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ दी एस्थमा, ठीक है। अब टाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, ठीक है। अब टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, टाइप्स में हमारे पास मेनली जो है वो एटोपिक एस्थमा होता है, ठीक है, नॉन एटोपिक एस्थमा होता है, ड्रग रिलेटेड ड्रग इंड्यूस एस्थमा होता है, ऑक्यूपेशनल एस्थमा होता है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं हम लोग एटोपिक एस्थमा, ठीक है। अब एटोपिक एस्थमा जो होता है ना, ये मेनली जो है ना IgE मीडिएटेड होता है, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से जो हमारे पास एस्थमा होता है ना, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, फिर यूसिनोफिल्स का लेवल ज़्यादा होता है और IgE एंटीबॉडी बनती है। IgE एंटीबॉडी बनने के बाद डिफरेंट जो है वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, अल्टीमेटली ब्रोंकियोस्पैज़म होता है, ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन एंड ऑल दो स्टफ, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दैट्स द एटोपिक एस्थमा विच इज़ बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए हम लोग स्किन टेस्ट करते हैं, मेनली दो टेस्ट करते हैं। एक स्किन टेस्ट होता है जिसमें हम डिफरेंट इंजेक्शंस बनाते हैं, ठीक है, वो हम लोग इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियसली हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है एलर्जिक रिएक्शन, मतलब कि किसी एलर्जी की वजह से एस्थमा हुआ है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कि हमें उसमें व्हील फ्लेयर रिएक्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा, मतलब वो जगह रेड होना शुरू हो जाएगी, रेडनेस एरिथेमा वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है एटोपिक एस्थमा के लिए एक और टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं रास्ट टेस्ट, ठीक है। रास्ट जो है वो हमारे पास रेडियो एलर्गो सॉर्बेंट टेस्ट, जिसको हम कहते हैं रेडियो एलर्गो सॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है।
अब ये जो है हम लोग प्रॉपरली जो है ना हम लोग फाइंड करने के लिए करते हैं कि हमें पता लग जाए कौन से टाइप ऑफ एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम मालूम करने के लिए, ठीक है, हम लोग ये टेस्ट करते हैं, रास टेस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नॉन एटोपिक एस्थमा जो होता है ना, ये मेनली आपके जो है ना वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन में कौन से वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस काज करते हैं, जैसे राइनो वायरस हो गया या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, या कोई एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ना उनकी वजह से, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन लेयर हो गई, इसकी वजह से हमारे पास जो है नॉन एटोपिक एस्थमा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो अल्फ़ा रिसेप्टर होता है ना, उसकी अगर ओवर स्टिमुलेशन हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे पास नॉन एटोपिक एस्थमा हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप जो है वो ड्रग इंड्यूस एस्थमा है। अब ड्रग इंड्यूस एस्थमा डिफरेंट ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास एस्थमेटिक अटैक कॉज कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बुक में जो एग्जांपल लिखी हुई है वो हमारे पास है एस्पिरिन की, ठीक है। अब एस्पिरिन जो होता है वो हमारे पास क्या करता है कि बंदा थोड़ी सी भी डोज ले लेना एस्पिरिन ना, तो वो बंदे के लिए बहुत ज़्यादा फेटल होती है, ठीक है। वो इवन अगर सवेयर कंडीशन हो तो उसमें डेथ भी हो सकती है बंदे की, ठीक है। तो क्या होता है, एस्पिरिन लेने के बाद हमारे पास राइनाइटिस नज़र आता है, नेज़ल पॉलिप्स होता है, यूटिकेरिया, ब्रोंकोस्पैज़म वगैरह नज़र आना शुरू हो जाता है पेशेंट में, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है ऑक्यूपेशनल एस्थमा। ऑक्यूपेशनल एस्थमा मतलब बहुत सारे लोग जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है, या माइंस वगैरह में काम करते हैं, तो डिफरेंट हमारे पास फ्यूम्स वहाँ पे बनती हैं, ठीक है, या हमारे पास केमिकल के पाउडर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास सांस की नाली में जा सकते हैं। अल्टीमेटली इट कैन लीड टू दी एस्थमा, ठीक है। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एस्थमा पे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में आपको सबसे पहले नज़र आएगा एयरवे में म्यूकस का प्लैक, ठीक है। म्यूकस का आपको एक प्लैक नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो म्यूकस का प्लैक होता है ना, इसमें हमारे पास कुछ वो होते हैं, शेड्स होते हैं, वॉल्स ऑफ शेड एपिथेलियम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये प्लैक है, ठीक है। प्लैक में कुछ जो है ना ऐसे स्पाइरल शेप जो होते हैं, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वूल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पाइरल शेप, ठीक है, जो बने होते हैं एपिथेलियम से। एपिथेलियम शेड होता है ना, एपिथेलियम टूटता है तो वो जाके अटैच हो जाता है इस म्यूकस प्लैक के साथ, ठीक है। तो उसको आप कहते हो चर्चमैन स्पाइरल्स, ठीक है, चर्चमैन स्पाइरल्स कहते हो, जिसमें हमारे पास वॉल्स ऑफ शेड एपिथेलियम होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो वेसल्स की वॉल्स होती हैं ना, इसमें हमारे पास वो होता है क्रिस्टलाइड डिपोजिशंस होती हैं जो हमारे पास यूसिनोफिल से बना होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हो चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एयरवे है, ठीक है, एयरवे की ट्यूब है, यहाँ पे हमारे पास ये जो वॉल है, यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल्स की डिपोजिशन शुरू हो जाती है, और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो यूसिनोफिल्स की प्रोटीन से बने होते हैं, जिसको आप चारकोट लेडन क्रिस्टल कहते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इसी मॉर्फोलॉजी में हमें जो है एक एयरवे की रिमॉडलिंग भी नज़र आना शुरू हो जाती है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो मॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या नज़र आए, एक तो प्लैक नज़र आया, प्लैक के बाद हमारे पास उसी प्लैक में हमें एपिथेलियम के कुछ शेड्स नज़र आते हैं जो वोल्ड शेप होते हैं, जिसको आप कहते हो चर्चमैन स्पाइरल्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वॉल्स में हमें जो है चारकोट लेडन क्रिस्टल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और जो एयरवे है उसकी रिमॉडलिंग भी हमें नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ना, तो बंदे आप किसी अस्थमा के पेशेंट को देखो ना, हमारी डिफरेंट फैमिलीज़ में हमारे पास हमें अस्थमा के पेशेंट नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको क्या होता है, सांस लेने में मसला होता है, ठीक है। इसके अलावा उनके ब्रोंकोस्पैज़म हो रहा होता है, ठीक है। उनकी सांस में जो है वो जब वो सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको खांसी का मसला होता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाए अस्थमा का केस ना, तो क्या होता है, उसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं, ठीक है। अब स्टेटस एस्थमेटिकस का पेशेंट को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो नॉर्मल अस्थमा के पेशेंट के साथ, कि जो स्टेटस एस्थमेटिकस का पेशेंट होता है ना, वो 3 लफ्ज़ एक साथ नहीं बोल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको कहो कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि माई नेम इज़ फ़लाँ, ठीक है, वो ये नहीं बोल पाएगा, माई नेम तक बोलेगा, उसके बाद उसकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। तो ये स्टेटस एस्थमेटिकस का पेशेंट ये ऐसे नज़र आएगा, मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल अस्थमा का पेशेंट होता है ना, नॉर्मल एपिसोड जो होता है वो 1 घंटे से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन
जो स्टेटस एस्थमेटिकस का पेशेंट होता है उसके लिए हमें डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि डिफरेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, या हम लोग सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स लेते थे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग वो लेते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह हो गया, ठीक है। डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं तो अल्टीमेटली वो जो है वो ठीक करता है, ठीक है। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद एस्थमा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू।